नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी उसने कहा था, जिसके राइटर हैं चंद्रदा शर्मा गुलेरी। इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी आप हिंदी कहानियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करने जाएं या फिर हिंदी कहानियों से रिलेटेड जो यूनिट है आपका, इसकी तैयारियां आप करें, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कहानी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। पहल आपको कहानी जो है उसका मूल पाठ, उसका अध्ययन ज़रूर कर लेना है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहानी में आए हुए जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। कहानी को लेकर के किसी समीक्षक या किसी विद्वान ने अगर कोई महत्वपूर्ण पंक्ति कही है तो उस चीज़ को भी आपको एक बार जो है वो ज़रूर जानना है। इसके साथ साथ कहानी के जो राइटर हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ कहानी किस परिवेश की है, कब की है, कब लिखी गई थी, ये सारी चीज़ें भी आप एक बार इसमें ज़रूर शामिल करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो अभी तक आपने देखा होगा कि जो प्रश्न हैं, आपका जो छठे से लेकर के 10वां यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जो कि आपका गद्य विधाओं से रिलेटेड ही है, जिसमें कुछ चुनिंदा रचनाएं आपको लगी हैं। तो बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे हैं और लगातार आप देखते हैं कि एक डेप्थ, एक गहराई जो है आपको दिखती है यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी कहानी को पढ़ें उसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी ही लें, तभी जो है आप कहानी के बारे में आगे बढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सही से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लेखक के बारे में जानना है कि इसके जो लेखक रहे हैं चंद्रदा शर्मा गुलेरी, इनके बारे में जानना है। गुलेर रियासत जो रही है हिमाचल प्रदेश में, या गुलेर गांव जो रहा हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा स्थित, वहाँ के पूर्वज रहे हैं जो चंद्रदा शर्मा गुलेरी थे उनके। और बेसिकली चंद्रदा शर्मा गुलेरी जो है, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में न होकर जयपुर राजस्थान में 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ये भी आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है, कई बार ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो 1883 इस चीज़ को आप याद में रखें कि कब इनका जन्म हुआ, 1883 में 7 जुलाई के दिन। ठीक है, और जयपुर पर इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज जो थे वो हिमाचल प्रदेश से थे, ये नहीं थे। इनके पूर्वज जो थे वो ज्योतिर्विद थे। इनके पिता जो पंडित शिवराम शास्त्री थे, ठीक है, तो उनको जयपुर के दरबार में बुलाया गया था ज्योतिष विद्या सिखाने के लिए। तो तब जाके उनके पूर्वज वहाँ पर गए और इनका जन्म वहीं पर माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो चंद्रदा शर्मा गुलेरी से आप थोड़ा सा याद रख लें, और इसके अलावा और भी अगर आपको चीज़ें कुछ देखने को मिले तो उनको भी आपको देखना है। अब बात आती है कि इनका साहित्यिक परिचय जो रहा, उसमें आप देखेंगे कि जो गुलेरी जी रहे, इन्होंने किन किन विधाओं में लिखा। तो एक तो आप यहाँ पर याद रखें कि इन्होंने कहानी विधा में लिखा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। वहीं से हम समझ सकते हैं कि कहानी विधा को समृद्ध किया है चंद्रदा शर्मा गुलेरी ने। इसके अलावा इन्होंने निबंध लिखे, जिसमें ललित निबंधों की रचना भी इन्होंने की, और साथ ही साथ आपके जो विवेचनात्मक निबंध हैं उनको भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, संपादक का काम भी इन्होंने किया, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, और समीक्षक भी आप कह सकते हैं कि ये संपादक के साथ साथ एक समीक्षक भी रहे, और इन्होंने संपादकीय टिप्पणियां भी जो हैं बहुत ज़्यादा की हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है चंद्रदा शर्मा गुलेरी से, कि एक संपादक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, और एक शोधकर्ता के रूप में भी आप इनको मान सकते हैं कि एक शोध कार्य भी इनका रहा है, शोध पत्र भी इनके छपे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। निबंधकार भी रहे हैं, निबंध इनके केवल 2 ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मारे सी मोही कुठां और कछुआ धर्म। और इसके साथ साथ आलोचक या समीक्षक जो मैंने पहले कहा, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रख लेना। समीक्षक क्यों इनको माना जाता है, देखना, इनकी एक महत्वपूर्ण समीक्षा या महत्वपूर्ण जो आलोचनात्मक इनका ग्रंथ रहा है पुरानी हिंदी। जो उत्तरी अपभ्रंश था, देखिए, उसको ही इन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने एलटी कमीशन की क्लासेस में भी पढ़ ली हैं, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली होंगी कि जो आपके चंद्रदा शर्मा गुलेरी रहे, इन्होंने ही पुरानी हिंदी नामकरण सबसे पहले किया था, और पुरानी हिंदी शीर्षक से ही इन्होंने क्या किया था, अपना एक समीक्षात्मक ग्रंथ या आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा था। इन चीज़ों को भी आप याद रखें। अब बात आती है कि इनकी संपादकीय या संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। तो ये इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, तो एक मासिक पत्रिका आती थी समालोचक। ये प्रश्न भी पुराने पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रख लेना है आपको कि समालोचक पत्रिका का इन्होंने क्या किया, संपादन भी किया था।
तो ये कुछ मुख्य बातें हो गई चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी से। हालांकि इसके अलावा इनके और भी कार्य रहे हैं जो आपको खास ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत वैसे मैं समझता हूँ यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्होंने जो है जो आपका ये ज्योतिर्विद था इसके ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं। और कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि इन्होंने किसी विदेशी राइटर के साथ लिखकर कोई कृति लिखी है, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो एक महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ रहा है देखना, कैप्टन गैरेट के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था, इसको भी आप याद रखें, कैप्टन गैरेट। ठीक है, इनके साथ मिलकर इन्होंने द जयपुर, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप याद रखें, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड, इसको आप ध्यान रख लेना, कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, इट्स बिल्डर्स। ये एक पुस्तक है जो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा था कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर। ये चीज़ें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो है इन लेखकों के बारे में सामान्य जानकारी में भी पूछा जाता है कि इनसे रिलेटेड प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा कि संपादकीय से प्रश्न पूछ लेता है कि जो भूमिका है, जो आमुख है, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके बारे में बताइए कि क्या चीज़ें इन्होंने जो है वो कही हैं। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या ना आए, इसलिए जो है इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, महत्वपूर्ण बात थी देखना ये भी कि कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक ग्रंथ जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रख लेनी है जो इनसे आपको पूछी जा सकती है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से, कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये कहाँ पर रहे, जयपुर में। ठीक है, एंड उसके बाद आप जानेंगे कि 1920 के आसपास जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान में रखें। ठीक है, ये नाम महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना है। ठीक है, तो उसको देखना आपने, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये आपने सुना होगा। तो उनके आग्रह पर ये कहाँ पर गए, बनारस गए, और वहाँ पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके प्राच्य विद्या विभाग है उसके ये प्राचार्य भी नियुक्त हुए। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना थोड़ी सी, बाकी और चीज़ें आपको इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछें कि किसके आग्रह पर जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो कहाँ पर गए, आपके बनारस आए, तो ये याद रखने वाली बात है, पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस आए और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, हिंदू विश्वविद्यालय में जो है प्राच्य विद्या विभाग जो रहा आपका, यानी कि प्राचीन शास्त्र की जो विद्या है, ठीक है, उसकी ये प्राचार्य भी नियुक्त हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से आपको पहल याद रखनी थी, तो इनको आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है इनकी प्रमुख कहानियों से कि इनकी जो 3 कहानियां हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल, उनमें से ही एक कहानी है उसने कहा था। तो इन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी हैं। सबसे पहले सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो 1911 से इन्होंने लेखन शुरू किया कहानी में, और 1915 में इन्होंने अपनी कहानी का जो है अंत किया उसने कहा था कहानी के साथ। आज हम इनकी इसी उसने कहा था कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण इनके तथ्य हैं, उनको जानते हैं, उसके बाद हम जो है आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इनकी ये जो कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है या कब लिखी गई थी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। 1915 में लिखी गई कहानी, रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी। इसमें 3 चीज़ें हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें युद्ध की पृष्ठभूमि तो है ही है, लेकिन ये युद्ध की कहानी नहीं है, देशभक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि किस चीज़ की कहानी है, प्रेम, त्याग या कर्तव्य की बोल सकते हैं आप, ठीक है, और बलिदान की कहानी। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम भी इसमें आप ले सकते हैं प्रेम की जगह। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, है ना। और इन तीनों चीज़ों को बहुत ही
अलग तरीके से या यूं कहें कि एक निराले अंदाज में अभिव्यक्ति दी है किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 3 चीज़ें हैं देखना, युद्ध और प्रेम के बीच किस किस बात को बताया गया है, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रेम, त्याग, बलिदान, है ना। तो इन तीनों बातों को याद रखना है आपको, ठीक है। सरस्वती के जून 2015 के अंक में ये प्रकाशित हुई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसे प्रश्न आपने देखा है पूर्व में पूछे गए हैं कि जो ये आपकी कहानियां हैं किस पत्रिका में प्रकाशित रही है, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। किस शैली में लिखी गई है ये कहानी, जो लिखी गई है पूर्वदीप्ति शैली, या जिसको हम फ्लैशबैक शैली भी कहते हैं। पूर्वदीप्ति शैली क्या होती है, जिसमें कुछ घटना आपको प्रारंभ की बता दी जाएगी, ठीक है, फिर बाद में जो है कहानी उस चीज़ को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ बढ़ जाती है, और लास्ट में जो है उसी कहानी के बिल्कुल प्रारंभिक अंश के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। इसको ही हम कहते हैं कि पूर्वदीप्ति शैली में ये लिखी गई कहानी है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। और पूर्वदीप्ति शैली में लिखी गई है या फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हिंदी की ये प्रथम कहानी मानी जाती है, और राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी भी माना है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को आपको ज़रूर जो है वो याद रखना है, क्योंकि अब प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। देखना यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अब आपको थोड़ा सा प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि आप उसको 5-7 पंक्तियां आपको रहेंगी, उनमें से कौन ठीक है कौन गलत है वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर याद रखें, आपकी प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम, ये 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है इस कहानी के बारे में आपको ज़रूर, ठीक है। किसने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना, तो राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना था। और आप ये समझें कि ये प्रेमचंद पूर्व युग की आखिरी कहानी और प्रेमचंद युग की जहाँ से शुरुआत हो रही थी उस समय की कहानी है, जहाँ पर कहानी अपना एक विकास क्रम या कहानी अपने एक अस्तित्व खोज रही थी। उस वक्त की ये कालजयी कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है, क्योंकि तब तक कहानी का स्वरूप जो है इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था। इसलिए ये कहानी आज भी मतलब एक श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। आज लगभग 100 वर्षों के बाद भी इस कहानी की जो महत्ता है वो बनी हुई है, ठीक है। गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखी, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर आपको बता दिया था। तो यहाँ पर लिखी हुई है तीनों ही कहानियां, देखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। इनका जो क्रम है ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी याद रखें। सुखमय जीवन 1911 में लिखी गई थी, बुद्धू का कांटा जो है वो 1914 की कहानी है, और उसने कहा था कहानी 1915 की है। आप सभी लोग जानते हैं 1915 से लेकर के 19 या 18 तक का जो समय रहा, ये किस प्रकार का समय था, ये विश्व युद्ध का समय था। भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो भारतीय सैनिक थे वो किसकी ओर से लड़े थे, हम किसका उपनिवेश के अंतर्गत आते थे, हम इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की ओर से ही हम जर्मनी के विरुद्ध लड़े। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो सामान्य सी बातें हैं इस कहानी को लेकर के, किस शैली में लिखी गई है, कब लिखी गई है, ठीक है। संग्रह तो था ही नहीं, क्योंकि 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखी, इसलिए याद रखना है किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई और इसका आधार भूमि क्या रही है। ये सारी चीज़ें याद रख लेना। किसने इसको हिंदी की पहली कहानी माना वो भी आप एक बार ज़रूर जो है वो याद रखें, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं इसके मुख्य जो पात्र हैं, क्योंकि इनको जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुख्य पात्रों में एक महत्वपूर्ण जो पात्र है इस कहानी का वो लहना सिंह है, जो कि एक 12 वर्ष के बच्चे के रूप में पहले दिखाया गया है, लेकिन बाद में 25 साल बाद जो है उसको दिखाया गया कहानी में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि 12 वर्ष के बच्चे जो लहना सिंह है उसकी मनस्थिति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इस कहानी में प्रारंभ में हुई है, लेकिन बाद में उसमें एक मैच्योर जो सैनिक है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लहना सिंह का परिचय अगर आपको कभी पूछें तो याद रख लेना है कि 77th जो सिख राइफल्स थी उसमें जमादार के पद पर जो आसीन थे ये लहना सिंह। और ये भी ध्यान रख लेना है कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, अमृतसर की गलियों से शुरू होती है ये कहानी, और युद्ध के स्थल पर जाके जो है ये खत्म होती है। ये बात भी याद रख लेनी है। फिर एक सूबेदारनी है जो एकमात्र स्त्री पात्र है इस कहानी में। कई बार ऐसा भी प्रश्न आपको अगर पूछें कि इसमें स्त्रियों की संख्या जो है वो कितनी है स्त्री पात्रों की, तो याद रख लेना मात्र 1। सूबेदार हजारा सिंह आते हैं जो सेना का सूबेदार हैं, और सूबेदारनी का ये पति, तो ऑब्वियस सी बात है। बोधा सिंह जो है इनका बेटा है आगे। फिर वजीरा सिंह है, ये लप्टन का एक विदूषक है, पलटन का विदूषक। और इसके साथ साथ विदूषक यानी कि ये थोड़ा हंसी मजाक करता रहता है। लप्टन साहब एक और हैं इसमें, जिसको लेफ्टिनेंट भी आप कह सकते हैं इसमें, जो कि कीरत सिंह है और लहना का
भाई भी है इसमें एक, लप्टन साहब अलग हैं, कीरत सिंह अलग हैं, जो कि लहना का भाई है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ज़रूर याद रखें। अन्य पात्र आते हैं इसमें, जैसे अत्तर सिंह हो गया, लड़की का मामा हो गया, पोहलू राम हो गया, अब्दुल्ला हो गया, एंड लप्टन साहब का खानसामा, महासिंह, श्याम सिंह एंड सिपाही इत्यादि। तो इन सभियों को आपने याद रख लेना है, क्योंकि कहानी में जो पात्र हैं उनके बिना कहानी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार इनको ज़रूर देखें आप। हो सकता है इसमें कुछ एक छूट गए हों, जैसे उद्मा या ऐसा है कुछ, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, लेकिन पात्र को पढ़ना आवश्यक है आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। अब कहानी में कुछ महत्वपूर्ण स्थान आए हैं, इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाद में हम इसका जो मूल पाठ का अध्ययन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है अमृतसर, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अमृतसर की गलियों से शुरू होती है कहानी। ठीक है, मगरे नामक स्थान का जिक्र इसमें आता है, जहाँ पर किसका घर है, लड़की का घर है। मांझे में लड़के का घर है, और गुरु बाजार लड़के के मामा के घर ही वो दोनों आए होते हैं, वहीं से उनकी मुलाकात शुरू होती है और उससे ही आगे हमारी कहानी जो है चलती है। फिर लुधियाना आता है, नगरकोट आता है, और बर्लिन की बात यहाँ पर हुई है इस कहानी में। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है, क्योंकि युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई, प्रेम की और बलिदान की, और साथ ही साथ मतलब अपने प्रेम के लिए किस तरीके से एक प्रेमी जो है हर चीज़ या कुछ भी करने से जो है, कर गुजरने से पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो ये इस कहानी में बताया गया है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक लास्ट महत्वपूर्ण बात, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो समीक्षक रहे हैं उन्होंने कहानीकार को लेकर के या कहानी को लेकर के क्या मत रखे हैं, वो भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नामवर सिंह दो चीज़ें कहते हैं। शुक्ल का ये कथन इस बारी के पेपर में पूछा गया था, जो जून 2025 में हुआ था, जिसमें ये पूछा गया था, ये वाला कथन, कि भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा। ये कथन किसका है? थोड़ा सा लंबा है ये, इसमें बीच से कुछ चीज़ें निकाल दी मैंने, तो आप इस कथन को ज़रूर याद रखें कि इसमें प्रेम का कैसा स्वरूप है, स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। किसने कही ये बात? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछा गया था ये कथन, इसलिए ध्यान रखना है इनको। 100 साल की एक कहानी बोला गया है इसे किसने कहा था? नामवर सिंह ने। 100 साल की एक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने एक समीक्षा की है इसके ऊपर, नामवर सिंह ने, इस शीर्षक से। तो ये बात भी आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि नामवर सिंह कह रहे हैं। 100 साल की एक कहानी, तभी तो हम आज 2025 में आकर भी इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन दो कथनों को भी याद रखना है आपको। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कहानी के बारे में, और इसका मूल पाठ भी साथ साथ में करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, शायद मैंने आपको पहले बताई या नहीं बताई। ये कहानी मुख्य रूप से जो है वो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहला भाग ही जो है वो क्या है? युद्ध से रिलेटेड नहीं है। अंतिम 4 भाग जो है वो युद्ध भूमि पर ही आधारित हैं। इनको भी आप एक बार ज़रूर याद रखें, कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रख लेना। सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको देख लेते हैं, कि आपकी जो मूल पाठ है उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, और ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा
कर्मवाड़िए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वाड़िए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमृतसर की गलियां हैं वहां पर बताया गया है कि किस तरीके की चहल पहल जो है वो चली रहती है। वर्णनात्मक शैली है, यहाँ पर आंचलिकता भी जो है वो देखने को मिल रही है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा किया गया है, जो लेखक हैं उनके द्वारा किया गया है। एक पूरा पिक्चर जो है हमारे सामने बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर इसके द्वारा की गई है, लेखक के द्वारा, और इसी वजह से हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। तो पहला प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लड़का और लड़की कहाँ पर आकर मिले, चौक की एक दुकान पर। तो इस बात को याद रख लेना है। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। तो सिखों की कहानी है ये, सिख लोगों के आधार मान करके लिखी गई है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर जब भी आप कहानी पढ़ रहे हैं इन बातों को जरूर ध्यान रख लेना कि अगर कोई कथन इसमें आ रहा है तो उन कथनों को भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा कथन किसका है, या फिर इससे भी थोड़ा डीप जाएंगे कि कौन सा कथन पहले आया है, कौन सा कथन बाद आया है। कथनों को भी जो है आप देखेंगे कि क्रमानुसार रखने के लिए पूछा जाता है पेपर में। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखें। उसके बालों और उसको ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी के गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से अब वो बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही हमने ये चीज़ें देख ली कि कौन मगरे से है, कौन कहाँ पर है। माझे में, यहाँ कहाँ रहती है, अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो वो अपने मामा के घर आए। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं पहुंचा। ठीक है, यहां पर पहला पार्ट जो है लगभग समाप्त हो जाता है। यहां पर लिखा है, देखिए सेकंड पार्ट। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना सा पता चला है अभी कि एक तो आपको अमृतसर बाजार की गलियों के बारे में पता चला, वहां की चहल पहल के बारे में पता चला, लड़का और लड़की आपस में मिले, दोनों से उनकी बातचीत हुई, और साथ ही साथ 2-3 दिन लगातार जो है वो उससे एक ही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। कुड़माई से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर है सगाई। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रख लेनी है कि जो मैंने पहले कहा कि इसमें एक 12 वर्षीय जो लड़का है, ठीक है, और लड़की जो है वो 8 वर्ष की बताई गई है। ठीक है, इनकी जो मुलाकात है उसके बारे में तो बताया है, लेकिन साथ ही साथ 12 वर्षीय लड़के की जो मनस्थिति है उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है लास्ट वाले पहरे में, अगर आपने देखा होगा तो। मतलब इन 2-3 मुलाकातों में ही उनका एक दूसरे के प्रति जो है वो आकर्षण हो गया था। हालांकि उसको हम प्रेम नहीं कह सकते हैं, बाद में वो प्रेम के स्वरूप में हमें दिखता जरूर है, लेकिन यहाँ पर उनका आपसी एक खिंचाव जो है एक दूसरे के लिए वो दिखाई देता है। लेकिन जब उसकी कुड़माई की खबर उसे मिल जाती है तब वो अपनी एक तरीके से शुद्ध बुद्ध जो है वो खो बैठता है। अब यहाँ पर आपके काम की जो चीज़ें हैं वो क्या है, आपके काम की चीज़ें यहाँ पर इसमें खोना नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि जब वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है तो वो कौन कौन सी ऐसी क्रियाकलाप करता है, क्योंकि इन क्रियाकलापों को भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनको क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले लड़के को क्या कर देता है, मोरी में ढकेल देता है। छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई जो है वो क्या कर लेता है, खो देता है। कुत्ते को पत्थर मारता है, फिर गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। ठीक है, और लास्ट में जो है वैष्णवी से टकराकर वो कौन सी उपाधि पाता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, लंगड़ा की उपाधि पाई या अंधे की या फिर काने की, ये सारी बात याद रख लेना। प्रारंभिक जो आपका पाठ है उससे आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कुड़माई से रिलेटेड प्रश्न पहले पूछा जा चुका था, तो वो तो आप सभी लोग अब जान चुके होंगे। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरे पार्ट में। देखिए, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। अब सीधे आपको कहाँ पर पहुंचा दिया, युद्ध के मैदान पर पहुंचा दिया। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी वाले गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती हैं। ला कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पकड़ने लगते हैं यूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अब एक पहला जो भाग था वो किस पर आधारित था, वो आप सिंपली देखेंगे कि वो था आपका जो कि अमृतसर की गली का था, जहाँ पर एक बाल्यावस्था में दो या किशोरावस्था में जो है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और दूसरे भाग में जो कहानी है वो लंबी दूरी तय करके जो है पाठकों को कहाँ पर ले जाती है, प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, जहाँ पर जो भारतीय जवान हैं, ठीक है, और ये जो लहना सिंह है, ठीक है, ये सारे लोग कहाँ पर जर्मनों के विरुद्ध जो है वो मोर्चे पर डटे हुए हैं, जहाँ पर वो लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो है वो बिना खाए पिए या मतलब बिना सोए जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, बिना सोए जो है वो लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर वो रिलीफ के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं ताकि उन्हें अगले 7 दिन तक जो है वो फिर आराम हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे लिखते हैं कि अंधेरे में 30 मास तक 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो यहाँ पर ये पिछली बात आपसे कर रहे हैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ पड़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो यहाँ पर युद्ध में देखिए वो भी चाहते हैं कि हमने युद्ध करना है ताकि धावा हो जाए तो युद्ध शरीर गर्म हो जाए। आदमी उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि किसने ये दिया। सूबेदार ने ऑर्डर किया कि उद्यमी को, कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले यानी कि कोयले डाल। वजीरा, फिर वजीरा को कहता है कि तुम 4 जने बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको ताकि पानी जो है वो ठहर कर वहाँ पर रहने लायक हो, अच्छा हो, पानी ना ठहरे उसको बाहर फेंक दे। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। तो पहरा बदलने के लिए किसको कहता है, शाम जो महासिंह है उसको। ठीक है, यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लग जाता है खुद। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, ये बात भी ध्यान में रख लेना। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। तो यहाँ पर उसका चरित्र बताया गया है कि जो ये वजीरा सिंह है ये थोड़ा सा हंसी मजाक का है कि मैं एक पौधा बन गया हूँ भाई, बादशाह का तर्पण कर दो एक तरीके से। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमी यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा
को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। तो यहाँ पर लाड़ी यानी कि पत्नी। यहाँ पर आप फिर से कहें देखेंगे कि आपका जो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। ठीक है, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओंठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लहना सिंह है ये किसकी सबसे ज़्यादा चिंता कर रहा है? ये बोधा सिंह की चिंता कर रहा है। सवाल भी पहले किया कि बोधा कैसा है? अच्छा है, और वो बोल रहा है कि मैं जानता ही ना हूँ कि तुम रात भर जो है वो अपना कंबल भी उसे देते हो और उसके बदले में स्वयं ही जो है वो पहरा देते हो। क्यों ये इतनी चिंता कर रहा है, इसके जो परत दर परत आगे खुलती जाएगी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है वो कह रहा है, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। तो वो कहाँ पर मरना चाहता है? वो अपने गांव में ही मरना चाहता है, जो लहना सिंह है। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। तो ये बोल रहा है कि जो मेरे भाई कीरत सिंह है मैं उसकी गोदी पर ही रहूंगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। और आंगन के जो आंगन में आम का जो वृक्ष है उनको वो लगाना चाहता है। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर तें पिशोर न जान दिए। ठीक है, यहाँ पर एक जो ये गीत आया है इसको भी आप लोग जो है वो ध्यान में रख लें। यहाँ पर आपको शायद इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ठीक से नहीं दिखाई दे रही हो, तो इसको आप अपनी पीडीएफ जो आपके पास है वहाँ से देख लें, या फिर पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। तो देखिए, स्थितियां जैसी भी हों उसमें कैसे खुश रहना है कोई इस कहानी से भी हम सीख सकते हैं कि युद्ध है, मौत जो है वो सर पर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो उत्साहित करने के लिए वो इस तरीके से गीत गा रहे हैं, हंसी मजाक जो है वो कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस तरीके से यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात थी जो आपको याद रखनी है दूसरे पार्ट में देखना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो खंदक में वो बैठे हैं, ठीक है, और जहाँ पर वो पिछले लगातार 3-4 दिन से जो है वो युद्ध कर रहे हैं बिना सोए हुए, टाइम टू टाइम जो है एक दूसरे पहरा दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोधा सिंह के प्रति जो लहना सिंह है उसका जो समर्पण है या उसकी जो सुरक्षा का भाव जो है उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। और जो सूबेदार है उसके द्वारा दिए गए जो आदेश हैं, किस किस को क्या क्या आदेश दिए, उनको भी याद रख लेना, उनको भी क्रम वाइज पूछा जा सकता है। तो पहले 2 पार्ट हमने देख लिए, तीसरा पार्ट यहाँ पर आपका जो है शुरू हो जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोपहर रात गई है एंड अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह का रहा। ठीक है, तो यहां पर आप फिर से देख रहे हैं तीसरे पार्ट में भी युद्ध का ही स्थल जो है दिखाया गया है। बोधा सिंह लेटा हुआ है और खाने के लिए उनको जो है वो बिस्किट आते हैं, उनके जो टीन हैं उसके ऊपर ही उसको लिटाया गया है, और यानी कि सूखे में उसको रखा गया है ताकि वो गीले होकर दोबारा ज़्यादा बीमार ना पड़े। यहाँ पर भी बोधा की ही परवाह जो है वो दिखाई गई है। दोपहर रत गई है, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए
हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर लहना जो है वो एक बार फिर से बोधा की सहायता करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है देखना यहाँ पर। और ये झूठ भी बोल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, कि उससे, ताकि उसको पता ना चले। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। ठीक है, आगे आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। यहां तुम 10 आदमी छोड़ कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब आएंगे, कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लाएंगे। तो यहाँ पर शिमला का जिक्र भी यहाँ पर हुआ है। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? जरा तो आंख लगने दी होती। तो यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट भी जो है वो हो जाता है समाप्त। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा, देखिए कि इस भाग के प्रारंभ में जो बोधा सिंह है वो अस्वस्थ हो गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लहना सिंह और बोधा सिंह हैं, जो उनका जो संवाद भी बताया गया है कि वो उसकी यहाँ पर जो सहायता कर रहा है, ठीक है, उसको सुला रहा है। ठीक है, लेकिन इसी दौरान क्या हो जाता है कि कुछ बाहर से आवाज़ आती है। किसकी? लपटन, यानी कि लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को खंदक में 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको जो है वो लेकर मील भर की दूरी पर पूर्व की ओर स्थित जो एक जर्मन खाई है उस पर धावा बोलने के आदेश दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ संदेहास्पद जो स्थिति है वो हो जाती है। ठीक है, और जो हजारा सिंह है, ठीक है, उसके जाते ही जो है, जो लपटन साहब हैं, लहना सिंह को जो क्या दे देता है, सिगरेट। और जैसे ही वो सिगरेट बिठाते हैं, पल भर में ही सब माजरा जो है किसको समझ आ जाता है? लहना सिंह को संदेह हो जाता है कि ये तो हमारे पलटन साहब, लपटन साहब नहीं है, यानी कि लेफ्टिनेंट नहीं है। वो तो बाल रखते थे, ठीक है, इनके बाल तो कैदियों की तरह कटे हुए हो गए हैं। फिर भी वो अपने मन को समझाने के लिए करते हैं कि वो थोड़े हिले हुए हैं, क्या पता बाल काटने का टाइम मिल गया हो। लेकिन
वो सारी बात जब उन्होंने अपना प्रश्न उससे किए, नीलगायों का सवाल किया, ठीक है, शिकार की बात की, तो उसको एक मतलब आशाजनक उत्तर जो है उससे नहीं मिला, ठीक है। तब जो है दिया सलाई के बहाने वो अब कहाँ पर जा रहा है, अंदर जा रहा है दिया सलाई लाने, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है। देखिए आगे क्या कहता है, होश में आओ कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कयामत आई है और किसकी वर्दी पहनकर आई है बताया गया है, तो याद रख लेना लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। होश में आओ कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होना कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूं, पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान के दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों के बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया हुआ था, मार दिया और औरों से अब सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसे। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना
शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दी खालसा। सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नामक नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया था कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो यहाँ पर उसका समर्पण भाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि वो उनको जाने के लिए कह रहा है और उसको कसम भी दे रहा है, किसकी, अपनी उसकी पत्नी और बच्चों की। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने प्रारंभ में देखा है कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो है उसने कहा था। अपने आप में एक कौतूहलपूर्ण जो प्रश्न है ये कि किसने क्या कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, है ना। ये सवाल लाजमी होते हैं जब हम इस कहानी के शीर्षक को सुनते हैं। तो यहां पर अब अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर लिखा क्या है कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है। गाड़ियां चल रही थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा। साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। और यहाँ पर आपका चौथा पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पार्ट में जो है पूरा युद्ध का वर्णन बताया गया है और किस तरीके से जो लहना सिंह है वो अपनी जान की बाजी लगाकर जो है वो सभी को जो है खतरे के प्रति जो है सचेत करता है और बता देता है कि जो कयामत आई है वो लेफ्टिनेंट साहब की जो है वो वर्दी पहनकर ही आई है। ठीक है। चौथा पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसी में ही उसने ये भी बताया कि जो उन्होंने कहा था, जो सूबेदारनी से कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर लिया। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से भी कि मृत्यु के कुछ समय पहले की स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। कथन किस कहानी में आया है तो याद रख लेना है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। ये देखिए, अब उसको फिर से जो है प्रारंभिक बातें याद आ रही हैं मौत के समय, जब उसको गोली लगी है, घाव उसका बहुत गहरा है, खुद वो जा नहीं रहा है, हालांकि उसके सामने एम्बुलेंस है पर फिर भी उसमें नहीं बैठ रहा है। तो उसका समर्पण भाव, उसका बलिदान, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की
मिल जाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि लड़की की अवस्था शुरुआत में कितनी थी, 8 थी और उसकी 12 वर्ष की थी। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला शॉल सालू यानी कि शॉल। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो, वजीरा पानी पिला दे। ठीक है, बीच में उसको याद आ रहा है और बीच में वो पानी पिलाने की बात भी कह रहा है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। लाम यानी कि युद्ध पर। ठीक है, साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं। अब देखिए चिट्ठी उसको भी मिली है, सूबेदार हजारा सिंह को भी मिली है। ठीक है, कि उन्हें भी जो है वो मोर्चे पर जाना है, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना। ठीक है, साथ ही चलेंगे। ठीक है, सूबेदार के गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, तो सूबेदार को वो बहुत चाहता था, है ना, और वो वहां पर उसके घर चला गया, बोधा और सूबेदार के घर। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती हैं। जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा। अब यहां पर देखिए उसको बिल्कुल अंतिम समय में जो है वो याद नहीं थी। ठीक है, अब पहले तो वो 12 वर्ष का समय छोटा बच्चा था, लेकिन जब बाद में फौज में जाने की उसको याद आ रही है कि जब मोर्चे पर जाने के लिए बारी आई तो उस वक्त सूबेदार भी और उसका बेटा भी जो है वो युद्ध के लिए जाना उनको भी आदेश हुआ। ठीक है, तो सूबेदार ने जब उसको अपने घर बुलाया, वहां पर जो सूबेदारनी है उसके साथ जो है उसकी मुलाकात होती है। पहली नज़र में वो उसको नहीं पहचानता, ठीक है, लेकिन सूबेदारनी जो है वो उससे पहचान लेती है। और किस वाक्य से? उसी वाक्य से कि तेरी कुड़माई हो गई है। ठीक है, यही वाक्य से जो उसको सारी चीज़ें जो है शुरुआत की याद आ जाती हैं, और इन याद आते आते ही वो जीवन के अपने अंतिम क्षण भी जी रहा है और साथ में वजीरा को भी कह रहा है कि पानी पिला, और साथ में बोल रहा है कि उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। यानी कि जो सरकार हैं उन्होंने सूबेदार हजारा सिंह को जो है वो क्या दिया है, किताब दिया है, और बदले में उसको लॉयलपुर में कुछ ज़मीन दी है। और आज उस नमक हलाली यानी कि उसके प्रति अपनी वफादारी निभाने का जो मौका मिला है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, हम स्त्रियों की भी उनको क्या बनानी चाहिए थी, एक पलटन बनानी चाहिए थी, ताकि मैं भी जो अपने पति और अपने बेटे के साथ जो है वो जा सकूं, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चल जाती। भाई एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बोधा सिंह को कितना समय जो है फौज में भर्ती हुए हुआ था, तो 1 बरस आपको याद रख लेना है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो यहाँ पर उसको अब वो पूरा दृश्य याद आ गया है। देखिए कि जो क्या कह रही थी वो, कि उसने उससे वचन लिया था उस वक्त जब वो उनके घर गया था सूबेदार से मिलने। सूबेदारनी जो है वो उसको पहचान गई कि ये वही 12 वर्षीय लड़का है लहना। ठीक है, और वो उससे कहती है कि जिस तरीके से तूने उस वक्त मुझे घोड़े से बचाया था, ठीक वैसे ही मेरे पति और मेरे बेटे की जान को भी बचाना, वो उसकी भिक्षा है। ठीक है, और रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। देखिए यहाँ पर वो फिर से कह रहा है
कि उसने कहा था पानी पिला दे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मार्मिकता से जो है कहानी आगे बढ़ रही है और अपने अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। अब उसको कीरत सिंह की याद आ रही है, जो कि उसका भाई है। ये भी याद रख लेना है, महत्वपूर्ण पात्र है ये भी। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। अब वजीरा, अब वहाँ कीरत सिंह तो कैसे आएगा, लेकिन उसने उसके लिए, उसकी खुशी के लिए जो है वो बोल दिया कि हाँ मैं कीरत सिंह ही हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अब उसको देखिए पुरानी स्मृति में फिर से चला गया वो, जब वो कहता था कि मैं आम का जो बगीचा है वो लगाऊंगा और खूब फलेंगे वो आम। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाचा भतीजा हुए, जो आपका चाचा हुआ लहना सिंह और उसके भाई कीरत सिंह का बेटा, उनका उसका ये शौक था कि वो दोनों मिलकर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। अब वजीरा सिंह भी उस चीज़ को देखकर बेचारा मतलब भावुक हो गया था। उसे पता चल गया था कि अब जो है कहीं ना कहीं जो लहना है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68th 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इस तरीके से इस कहानी का यहीं पर समापन हो जाता है। और एक सैनिक ने, एक प्रेमी ने और एक कर्तव्यनिष्ठ जो सैनिक है उसने अपना फर्ज जो है वो निभा लिया था। और इस तरीके से कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है, बहुत ही मार्मिकता के साथ और एक संदेश के साथ कि जहाँ पर आपका देश प्रेम, जहाँ पर आपका कर्तव्य और जहाँ पर आपका जो बलिदान है वो चीज़ें रहती हैं, तो निश्चय ही अपने आप में वो चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस क्लास में आपने जहाँ जहाँ से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हमने जानने की कोशिश की है। एक बार आप इसको ज़रूर स्वयं भी पढ़ें ताकि आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।